Hello guys, welcome again. This is part 2 on refraction of light. तो पहले लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो कहाँ चेंज आता है, डेंसर टू रेयरर जाती है तो कैसा चेंज आता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ये दोनों बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई है। और आइए बिना समय को खराब करें आगे अपने टॉपिक पर बढ़ेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आज हम जानेंगे। रिफ्रैक्शन की बात जब आई है तो रिफ्रैक्शन की अगली बात को समझेंगे ध्यान से। अब आपके सामने रिफ्रैक्शन, आपको पता है लाइट when light travel from rarer to denser medium it bends towards normal, and when light travel from denser to rarer medium it moves away from normal। और रेयरर से डेंसर में जाती है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है तो स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है। ऐसे फिनोमेनन लास्ट क्लास में बताए हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया है। अब बारी आई है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। फिर मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताऊंगा जो कि लास्ट लेक्चर में मैं उसकी बात करने वाला था, लेकिन पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की जब बात आई है, पहली बात रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ, इस तरह का एक इंटरफेस आपने कंसीडर किया। इस तरह के इंटरफेस में ये पहला मीडियम है तो ये मीडियम 1 है, वो मान लीजिए एयर है और वो एक रेयरर मीडियम है। और फॉर एग्जांपल ये दूसरा मीडियम है यहाँ पर मीडियम 2, और ये फॉर एग्जांपल वाटर है, मतलब ये डेंसर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 के। तो इस तरह से कंपैरिजन किया जाए तो हम इन दोनों में जान सकते हैं कि एक रेयरर है और एक डेंसर है। ऐसा होने पर रे कंसीडर की हमने, रे आई है एक इस तरह से ऑब्लिकली, इस तरह की ऑब्लिकली रे आई है, क्योंकि भाई अगर कोई रे बिल्कुल सीधी आएगी, अगर कोई सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा तो ये सीधी चली जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में ये बेंड नहीं होगी। इसीलिए आप देख पाएंगे जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वो बिल्कुल सीधी रहती है, किसी भी डायरेक्शन में मैं उसे बेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो अपने आप में ही एक नॉर्मल रे है। अब एक रे ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई है तो ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पर ये रे ऑब्लिकली यहाँ पर आई है इस तरह से कि ये नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया है इंसिडेंट रे ने। आफ्टर रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर जा रही है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई होगी, और इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन फिनोमेनन होता है। यहाँ पर इस रिफ्रैक्शन फिनोमेनन के बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट जब रेयरर टू डेंसर जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, जब डेंसर टू रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। हमें लॉज जानने हैं कि किन लॉज को ये फॉलो कर रहा है। रिफ्लेक्शन में जैसे लॉज बताए थे, इसी तरह से रिफ्रैक्शन के लॉज भी हैं भाई। पहले लॉ की बात करी जाए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो पहला रूल ये है कि इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों रे जो हैं ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये पहला रूल बिल्कुल रिफ्लेक्शन में भी था और इस रूल को आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम मेन रूल की बात करते हैं जो इस चैप्टर में बार बार यूज किया जाएगा, बहुत बार काम आएगा आपके, और वो सेकंड रूल का नाम है, सेकंड रूल को स्नेल्स लॉ कहा जाता है। सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है।
हम रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो स्नेल्स लॉ के नाम से आप किस तरह से पहचान पाएंगे इसे? स्नेल्स लॉ क्या कहता है, फॉर्मूला लिख दूं फिर थ्योरी बताता हूं आपको। भाई स्नेल्स लॉ कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन आर। ये रेशो जो है, ये रेशो हमेशा ही एक कांस्टेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ रहा होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आप चेंज करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आप चेंज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर आप चेंज करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा इस केस के अंदर में। तो इस तरह से कि रेशियो हमेशा सेम रहेगी, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज अ कांस्टेंट। ये हमेशा ही एक कांस्टेंट रहेगा और वो कांस्टेंट कुछ और नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। वो कांस्टेंट कुछ और नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, जो सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, ये फर्स्ट मीडियम से लाइट सेकंड मीडियम में जब गई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2, यहाँ स्पीड v1 यहाँ स्पीड v2, ये 1 और 2 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम किया करते थे। तो सेकंड लॉ स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर की रेशियो कांस्टेंट रहेगी और वो कांस्टेंट कुछ और नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू किसके? फर्स्ट के। भाई इसे ही स्नेल्स लॉ कहा जाता है। हर बच्चे को ये बात क्लियर हो और थ्योरी में लिखूं तो ये कहता है, स्नेल्स लॉ ये कहता है द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ, और ये सेकंड लॉ कहता है भाई द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई दो रूल्स हैं, दो लॉ हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। दो बातें आई हैं यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। पहला रूल है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा रूल है स्नेल्स लॉ के नाम से हम इसे जानते हैं, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, दिस रेशियो विल बी always constant and that constant is refractive index of the medium। जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू किसके? फर्स्ट मीडियम की है। यही स्नेल्स लॉ कहलाता है और यही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बातें नहीं है, पहले छोटी क्लास में पढ़ी हुई चीजें हैं भाई। तो पहली क्लासेस में पढ़ी हुई चीजें हैं, आपने पहले भी इन्हें पढ़ा है। और इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो मैं एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आपके लिए सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं। लाइट किसी सेकंड मीडियम में गई है फर्स्ट मीडियम से, लाइट किसी सेकंड मीडियम में गई है फर्स्ट मीडियम से, सेकंड मीडियम में गई है फर्स्ट मीडियम से। फर्स्ट मीडियम ऊपर वाला था, सेकंड मीडियम नीचे वाला था। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर लिखा जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड v1 पहले मीडियम में अपॉन v2 लिखा जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्बडा 1, फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्बडा 2, स्पीड का एक फॉर्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, इसलिए जो वेवलेंथ की रेशियो है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कई सारे फॉर्मूले आपके सामने आए हैं। साइन आई अपॉन साइन आर लगा सकते हैं आप ओम्स लॉ से। स्पीड की रेशियो होती है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है आपको।
और भाई वेवलेंथ भी चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, और वेवलेंथ की जो रेशियो होगी उससे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाना जा सकता है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब ट्रेवल करती है तो लाइट की क्या नहीं चेंज होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती भाई। तो ये रिफ्रैक्शन क्या फिनोमेनन है, लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी तो किस डायरेक्शन में बेंड होगी, डेंसर से रेयरर जाएगी तो किस डायरेक्शन में बेंड होगी, और अगर लाइट नॉर्मल आई है तो सीधी चली जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होंगे, और ये फॉर्मूला क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये सारी बातें आपने जानी है। और मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले का यूज करना लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल कराकर बताया भी था, एक वेवलेंथ का और एक स्पीड का। अब गाइस बात करते हैं आगे। अब बारी आई है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की। तो अब बारी आई है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, रिवर्सिबल जो होता है, रिवर्सिबल जो होता है, रिवर्सिबल जो है वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को देखिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को देखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को समझने के लिए हमने फिर से ये एक इंटरफेस लिया है जो दो मीडियम्स को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो ये इस तरह से आप एक इंटरफेस कंसीडर करिए, और ये दो मीडियम्स को क्या कर रहा था, सेपरेट कर रहा है। यानी यहाँ पर मीडियम 1 है, यहाँ पर ये मीडियम 1 है, मान लीजिए एयर है, यहाँ जो स्पीड है वो लाइट की v1 है। ये मान लीजिए मीडियम 2 हो गया है, फॉर एग्जांपल ये वाटर है, और यहाँ लाइट की स्पीड कुछ v2 कही जा सकती है। ऐसा अगर है मान लीजिए, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब जा रही है तो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये इंसिडेंट रे जब इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, आपको ये जानने के लिए कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी, आपको इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल डालना चाहिए। तो आपने इस पॉइंट ऑफ इंटरफेस पर एक नॉर्मल डाला, जिसने नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है इस रे ने। भाई आफ्टर रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर जा रही है, एयर से वाटर में, यानी रेयर से डेंसर जा रही है, और भाई ये रिफ्रैक्शन होगा इसका, और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी भाई। तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। अगर इस रे के पाथ में, अगर इसके पाथ में एक प्लेन मिरर रख दिया जाए, अगर इसके रास्ते में एक प्लेन मिरर रख दिया जाए जिस पर ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई है, एक प्लेन मिरर इसके रास्ते में रख दिया जाए जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल है, ये सीधी जाकर 90, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लाइट इस मिरर पर टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और क्योंकि ये इस तरह से परपेंडिकुलर इस पर गिरी है तो मिरर पर टकराने के बाद ये लाइट वापस हो जाएगी। फिर ये इस रास्ते से आई है, पहले आई इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, अब ये सेकंड मीडियम से वापस फर्स्ट में जाएगी, और जब ऐसा करेगी तो आर इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, आई इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तरह होगा, और जिस रास्ते से ये आई है ये उसी रास्ते से वापस चली जाएगी भाई। इसने अपना पाथ रिवर्स कर लिया है, अपना पाथ इसने रिट्रेस कर लिया है। तो आप ये समझ पाएंगे कि क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर। अगर रिफ्रैक्शन के बाद और रिफ्लेक्शन के बाद अगर यहां से इसको रिवर्स कर दिया जाए, यहां से इसे वापस कर दिया जाए, वापस घुमा दिया जाए, तो फिर ये जैसे रास्ते से आई थी, जैसे पहले आते हुए ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, वापस जाते वक्त ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, दोबारा उसी रास्ते से रिट्रेस करेगी। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है इट स्टेट्स दैट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है इट स्टेट्स दैट if a ray
आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, if a ray after refraction and reflection is reversed, अगर हम यहां से इसे रिवर्स करा दें, रिवर्स्ड, तो it retraces its path, it retraces its path, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। सभी बच्चे इस बात को जान पाएंगे, समझेंगे इस बात को। अगर इंसिडेंट रे यहाँ रेयर टू डेंसर जाना चाहती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, आगे चलकर मैंने मिरर रखा, प्लेन मिरर 90 के एंगल पर, इस तरह से कि लाइट ने अपना पाथ रिट्रेस किया, तो यहां से रिवर्स हो गया, तो लाइट 180 डिग्री पर वापस घुमा दूं, तो जब इसी रास्ते से यहां पर दोबारा रिफ्रैक्शन होगा तो ये नॉर्मल से अवे जाएगी और जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से रिवर्स हो जाएगी। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। तो ये बहुत सिंपल बात है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में मेन बात है कि यहां से आपको फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, यहां से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से आपको फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, फॉर रे गोइंग, एक बार लाइट पहले मीडियम से दूसरे में गई है, फॉर रे गोइंग मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जब गई है तो स्नेल्स लॉ लगा दीजिए भाई, बाय स्नेल्स लॉ। आप स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं, अभी अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ को पढ़ा है, और ये कहता है कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर एक कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के। ये इक्वेशन नंबर 1 हर बच्चे को समझ में आ जाए, हर बच्चे को ये क्लियर हो कि इस तरह से मैं ये बात कह सकता था। दूसरी बार ये लाइट सेकंड मीडियम से वापस किस में जाएगी, फर्स्ट मीडियम में जाएगी। तो ये हर बच्चे को क्लियर हो गई बिल्कुल कि भाई साइन आई रेशो ये कहती है साइन ऑफ आई और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के। अब इसी तरह से ये सेकंड से जब फर्स्ट गई है, फॉर रे गोइंग मीडियम 2 टू मीडियम 1। अब सेकंड मीडियम से वापस मिरर पर रिफ्लेक्शन के बाद ये सेकंड मीडियम से फर्स्ट में जा रही है। सेकंड मीडियम से जब ये फर्स्ट में जा रही है, अब R आपके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I आपके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, हेंस साइन R डिवाइडेड बाय साइन I, साइन R डिवाइडेड बाय साइन I इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर गई है भाई, बाहर किस में गई है, मीडियम 1 में गई है, तो अब की बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का लिखा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, सेकंड के लिखा जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू किसके लिखा जाएगा, सेकंड के, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड रही भाई। तो दो बार फॉर्मूला लगाया, एक बार जब लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, sin i अपॉन sin r इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। एक बार लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट में जा रही है, sin r अपॉन में sin i रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों इक्वेशंस को। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर LHS से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका LHS साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, और दूसरे वाले का साइन आर ऊपर है, साइन आई नीचे है, इज इक्वल टू सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मल्टीप्लाई में फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। ऐसे लिख पाएंगे भैया, इस तरह से जब आप लिख पाएंगे, साइन आई से साइन आई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 1 इज इक्वल टू बराबर है, 1 इज इक्वल टू बराबर देख पा रहे हैं भैया, साइन आई अपॉन में साइन आर कैंसिल और ये कैंसिल, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और सॉरी ऐसे नहीं था भाई, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में था, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में था, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और मल्टीप्लाई में था भाई फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड भाई। तो ये मल्टीप्लाई में ऐसे थे फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड भाई, तो ऊपर ही थे दोनों मल्टीप्लिकेशन में,
और अब देखेंगे अब सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट और इनटू में फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बराबर 1 आया। एक को डिवाइड में भेजिए, आप ये देख पाएंगे। मैं यहाँ से डायग्राम रब कर रहा हूँ, ताकि आप ये देख पाए कि सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, ये डिनोमिनेटर में भेज दीजिए 1 अपॉन में फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड के रेसिप्रोकल होते हैं भाई, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। और वैसे भी स्पीड की रेशियो है v1 बाई v2, सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है, तो v2 बाई v1 फर्स्ट का हो जाएगा। तो जब यहां से बाहर जा रही है तो रेशियो चेंज हो गई है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर कभी आपको ये कहा गया है भाई दो मीडियम हैं, तो दो मीडियम है, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। अगर लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जा रही है तो हम बात करते हैं सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट की। तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के, जब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अगर 4/3 है, तो फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड क्या होगा भाई, इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब 3/4 होगा, तो ये बात हर बच्चे को क्लियर हो कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हमें क्या मिला है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से एक फॉर्मूला आपके सामने आया है जो बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में रेसिप्रोकल है फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट में। तो यही आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक रिलेशन है। और इसके अंदर अगर आपको सेकंड का फॉर एग्जांपल भाई कभी अगर मान लीजिए ये इंटरफेस है, यहां पर एयर है और यहां पर ग्लास, अगर आपको ये ग्लास फर्स्ट मीडियम, अगर आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, यानी लाइट एयर से अगर ग्लास में जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखा जाएगा कि एयर से लाइट ग्लास में गई है, वो 3/2 होगा। और आपसे ये पूछा जाए कि अगर लाइट ग्लास से एयर में जाए तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए भाई 2/3 होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 2/3 होगा। तो ये अगर ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर पूछा है 3/2 है अगर मान लीजिए, तो एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, 2/3 होगा। आप रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए भाई। तो ये रिफ्रैक्शन के लॉज और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ पाएंगे हम। और आप ना समझ में आने पर वीडियो को पॉज कर जरूर देखें दोबारा। वैसे कुछ सिंपल फॉर्मूले आए हैं, हर बच्चे को पूरी तरह से समझ में आया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आइए गाइस, हम जानेंगे सबसे पहले, अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, हमारे पास स्नेल्स लॉ है, और हमने जान लिया कि रिफ्रैक्शन किस तरह का होता है, कब लाइट कहां पर बेंड होती है। तो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम अलग अलग टर्म्स में, और रिफ्रैक्शन की रिलेशंस जानेंगे, क्या फिनोमेनन देखने को मिलते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑन अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑन अ ग्लास स्लैब, तो एक ग्लास स्लैब पर रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो रिफ्रैक्शन ऑन अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब है आपके पास भाई। ग्लास स्लैब कैसी होती है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की बात हो रही है भाई, रेक्टेंगुलर शेप की ग्लास स्लैब की बात हो रही है। आप ऐसे एक बुक कंसीडर करिए, आप एक बुक कंसीडर करिए इस तरह से, इसी तरह की रेक्टेंगल की शेप में, और क्यूबॉइड है एक तरह का, इसी तरह की रेक्टेंगल की शेप में क्यूबॉइड है एक तरह का, एक ये ग्लास होता मान लीजिए भाई। तो ये ग्लास शीशे से बनी हुई होती तो इसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कहेंगे। तो ये एक स्लैब है, ये अभी एक पेपर स्लैब है, और आप ग्लास की होती है तो इसे ग्लास स्लैब कहते हैं। एक ग्लास स्लैब में अगर आप अपनी फिंगर को यूं आर पार देखेंगे, मैं इस तरफ से देख रहा हूं, तो आप अपनी फिंगर को ग्लास स्लैब से इस तरह से देखेंगे तो थोड़ी सी डिस्प्लेस दिखाई देगी आपको इसके अंदर से आपकी फिंगर साइड में दिखाई देगी भाई।
ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको रिफ्रैक्शन से समझाऊंगा। आप सभी ने क्लास लैब देखी होगी, अगर नहीं तो नेक्स्ट क्लास में भाई मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्लास लैब दिखाऊं। तो ये ग्लास लैब इस तरह से होगी एक, और ये ग्लास लैब से अगर कोई चीज़ देखी जाए तो जहां पर वो है वहां ना दिखाई देकर उससे थोड़ा अलग दिखाई देती है इस तरह से। तो ग्लास लैब में इस तरह से ग्लास लैब है और यूं बोर्ड पर रख देंगे हम इस तरह से, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है और यहाँ से कहाँ दिखाई देगी, क्या फिनोमेनन होंगे, इस तरह की बात को हमें समझना है। तो इस तरह की कुछ बातों को हमें समझना है ग्लास लैब से। तो सभी बच्चों को बताऊं रिफ्रैक्शन ऑन अ ग्लास लैब। रिफ्रैक्शन ऑन अ ग्लास लैब के लिए एक रेक्टेंगुलर शेप की ग्लास लैब हमने कंसीडर करी गई। तो एक रेक्टेंगुलर शेप की ग्लास लैब कंसीडर करी, अभी रख के भी दिखाई दी मैंने आपको। तो ये एक ग्लास लैब है, मान लीजिए ये P है, Q है, R है और ये S है। आमने सामने के सरफेसेस पैरेलल है भाई, आमने सामने के सरफेसेस पैरेलल है, तभी तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कहलाएगी। तो ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये रेक्टेंगुलर शेप की है, तो ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है यहाँ पर, और इस पर रिफ्रैक्शन, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई थी, ओ ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है और इस ऑब्जेक्ट से लाइट आई है। तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट आई है और इस A पॉइंट पर आकर इंसिडेंट हुई है। इस पॉइंट पर लाइट जब इंसिडेंट हुई है, तो आप इस पॉइंट पर एक नॉर्मल डालेंगे भाई। आप ये जानने के लिए कि ये कहाँ जाएगी, एक नॉर्मल डालेंगे और नॉर्मल के साथ बनाया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसके लिए। और ये पहला मीडियम जो है ना वो एयर है, और ये फिर ग्लास है, और ये तीसरा मीडियम फिर से एयर आ जाएगा। तो पहले एयर है, फिर ग्लास है, फिर एयर आ जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से मीडियम्स को मैंने सेपरेट किया है। लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है, लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया है भाई, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, और नॉर्मल के साथ बनाया गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। और ये A से लाइट मान लीजिए इस B पॉइंट पर आई गई, तो A से लाइट इस B पॉइंट पर पहुंची, और B पॉइंट पर लाइट पहुंचने के बाद किस डायरेक्शन में जाएगी, एक बार फिर से नॉर्मल डाल देते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी इस तरह से। तो किस डायरेक्शन में ये जाएगी, ये B पॉइंट था यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ पर भाई ये वाला PQ पैरेलल है किसके, SR के। PQ पैरेलल है SR के। तो ये वाला जो नॉर्मल है और ये वाला जो नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगे। यहाँ एंगल R बना है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, R बनेगा इस तरह से। तो इस एंगल को भी R एंगल कहेंगे भाई। तो इस एंगल को भी R एंगल नाम देंगे। सेम उतना ही एंगल बनेगा जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था इस केस में। अब ये लाइट पहले रेयरर से डेंसर जा रही थी, एयर मतलब रेयरर मीडियम, और भाई ग्लास मतलब डेंसर मीडियम, और दोबारा एयर का आ जाना मतलब रेयरर मीडियम। लाइट रेयरर से डेंसर जा रही थी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई। उसके बाद लाइट डेंसर से रेयरर जा रही है, ये दोबारा से अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ये लाइट दोबारा अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, और भाई ये इंसिडेंट रे, ये जो आई थी ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्रैक्टेड रे थी जिसका रिफ्रैक्शन हुआ पहले सरफेस पर। और ये जो बाहर आई है ये इमर्जेंट रे है, ये जो बाहर आई है इसे कहेंगे इमर्जेंट रे। तो ये जो बाहर आई है ये कहलाएगी इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे भाई। अगर इमर्जेंट रे जो थी, इमर्जेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमर्जेंस बनाया है, E बनाया है।
आई एंगल ऑफ इंसिडेंस था, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, यहां आर बनेगा तो यहां पर भी आर बनेगा, और जिस एंगल पर बाहर चली गई है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है। अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, अगर ये सरफेसेस आमने सामने वाले पैरेलल हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होंगे, ऐसा हम प्रूव कर देंगे। ये दोनों इक्वल होंगे, आई और ई, ये हम प्रूव कर देंगे। और ये प्रोड्यूस कर देखिए भाई इस तरह से, इस रे को प्रोड्यूस करके देखिए। ये इंसिडेंट रे थी इस तरह से, ये इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे थी, लेकिन ये तो इस डायरेक्शन में कुछ जा रही थी, और यहाँ ये इंसिडेंट रे तो ऐसे जाना चाहती थी इस तरह से। ये इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे थी जो इस डायरेक्शन में जाना चाहती थी, मगर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, रेयर से डेंसर थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, फिर दोबारा अवे गई, तो जो फाइनल रे गई है वो इमर्जेंट रे ये है। तो इंसिडेंट रे यहां से जाना चाहती थी, इमर्जेंट रे यहां गई है, तो इंसिडेंट रे को आपने शिफ्ट कर दिया है। भाई कितने डिस्टेंस पर आपने शिफ्ट किया है, दोनों लाइंस के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों लाइंस पर मैंने इसे परपेंडिकुलर डाला है, ये x से डिनोट किया जा सकता है, और इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसे लेटरल शिफ्ट कह सकते हैं, इसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। शिफ्ट हो गई है इतने एंगल पर, तो इतने एंगल पर ये शिफ्ट हो गई है। रिफ्रैक्शन ऑन ग्लास स्लैब का रे डायग्राम हर बच्चे को क्लियर हो गई। एक रे आकर इंसिडेंट हुई, लाइट रेयर से डेंसर जा रही थी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर दी मैंने, उसके बाद ये डेंसर से रेयर जा रही है अवे फ्रॉम नॉर्मल कर दी मैंने, और मैं ये कह रहा हूं इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल होंगी भाई। तो ये इंसिडेंट रे को आपने शिफ्ट किया है इधर की तरफ, तो इसीलिए ये शिफ्ट हुई है। यानी यहां कोई ऑब्जर्वर होगा, यहां जब कोई ऑब्जर्वर होगा, उस ऑब्जर्वर को ये प्रोड्यूस करके देखने पर, ये प्रोड्यूस करके देखने पर यहां कहीं दिखाई देगी ये ऑब्जेक्ट की वही ओ एक्चुअल में, और ये उसकी एपरेंट पोजीशन है, ये उसकी एपरेंट पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है। और इसीलिए जहां पर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर, लेकिन यहां दिखाई देगी, थोड़ा शिफ्ट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से आने वाली रे यहां बेंड हुई, फिर यहां अवे फ्रॉम नॉर्मल गई, ये आईज में गई है। ऑब्जर्वर ने इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस करके देखा, तो उसे लगेगा यहां कहीं से आई लाइट, यहां से नहीं आई, इसलिए ऑब्जेक्ट जो यहां रखी हुई है थोड़ी यहां दिखाई देती है। आप अपनी फिंगर को देखेंगे ग्लास स्लैब के अंदर से, आप अपनी फिंगर को देखेंगे ना इस तरह से ग्लास स्लैब के अंदर से, तो आपको ऐसे दिखाता हूं आपको, आप देखेंगे मेरी फिंगर को ग्लास स्लैब से, तो आपको बीच का हिस्सा थोड़ा साइड में दिखाई देगा, जो ऊपर से देख रहे हैं वो क्लियर दिखाई देगा, नीचे का हिस्सा क्लियर दिखाई देगा, बीच का पार्ट जो आप ग्लास स्लैब में से देख रहे हैं वो पार्ट थोड़ा साइड में दिखाई देगा, ऐसा लगेगा जी उन फिंगर का बीच वाला पार्ट थोड़ा साइड में कर दिया गया है भाई। तो इसे क्यों होगा, लेटरल शिफ्ट के कारण होगा कि इंसिडेंट रे इधर से इधर शिफ्ट हो गई है। और ये अगर आपको प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होते हैं जब ये सरफेसेस पैरेलल हो, तो ऐसा प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल है भाई। एक बार जब लाइट पहले मीडियम से दूसरे में जा रही है, तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड, रेयरर से इसमें गई है, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है सेकंड मीडियम यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर के, ये इक्वेशन नंबर बनती है 1, ये इक्वेशन नंबर 1 बनाइए। उसके बाद जब ग्लास से एयर में जा रही है तो ये आर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है, और ये साइन आई ई एंगल ऑफ इमर्जेंस ई हो गया है, और अब की बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का लिखा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर और साइन आर और बटे में साइन ई इज इक्वल टू ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में और एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में। साइन आर से साइन आर कैंसिल होगा और आप ये जान पाएंगे कि यहाँ साइन आई है और डिवाइड में साइन ई एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और ये एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास और ग्लास का विद रिस्पेक्ट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनकी मल्टीप्लिकेशन 1 होगी, हेंस साइन आई इज इक्वल टू साइन ई आएगा,
और हेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस के बराबर आएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इस केस में इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इस केस में दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये ग्लास स्लैब पर रिफ्रैक्शन पढ़कर, ग्लास स्लैब पर रिफ्रैक्शन को पढ़कर हमने ये जान लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, और ग्लास स्लैब में इस तरह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है भाई। ऐसा होने पर अब एक और रिलेशन की जरूरत है भैया, आपको एक और रिलेशन की हमें जरूरत है, और ये देखिएगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। तो कई सारे मीडियम है भाई अब की बार, और उनका एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है इस तरह से। देखिएगा सबसे पहले एयर है, और ये एक लाइन मैंने करी है, खींची यहां पर, ये वो है लाइन जो एयर को यानी मीडियम वन को, एयर मतलब मीडियम वन है, उसे मीडियम टू यानी वाटर से अलग कर रही है ये लाइन इस तरह से। तो मीडियम वन था और ये मीडियम टू है, दो मीडियम को इस तरह से अलग किया गया। फिर एक और मीडियम आ गया, अभी पैरेलल है तीनों, एक और मीडियम आ गया, और ये मीडियम थ्री है, और ये मीडियम थ्री ग्लास है, ये मीडियम है। ग्लास के बाद नीचे चौथा मीडियम दोबारा एयर आ जाएगा, दोबारा से मीडियम वन आ जाएगा, और मीडियम वन क्या है, एयर। तो इस तरह से कुछ मीडियम है आपके पास, इन्हें सेपरेट किया गया है। और अब देखिएगा भाई, यहाँ पर एयर के बाद वाटर के बाद ग्लास, और ग्लास के बाद दोबारा से क्या आ गई, एयर आ गई है इस तरह से। तो इस तरह से कुछ मीडियम्स हैं जिन्हें सेपरेट किया गया है। तो नंबर एक बात भाई, ये एक रे है जो ओब्लिकली आकर इंसिडेंट हुई है, और इसका नाम है इंसिडेंट रे, इसका नाम है इंसिडेंट रे। और जहां पर ये इंसिडेंट हुई है वाटर के सरफेस पर, एयर और वाटर के इंटरफेस पर, वाटर और एयर, जहां वाटर और एयर दो मीडियम मिल रहे हैं, उसे इंटरफेस कहा गया है। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है, आई। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है कितना, आई। और भाई लाइट एयर से वाटर में रेयरर से डेंसर जा रही है, इसलिए मैंने टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करी, ये थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया है इसने R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया है इसने R1। तो हर बच्चे को ये बात क्लियर हो कि लाइट पहले रेयरर मीडियम से डेंसर, एयर से डेंसर जा रही है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इस नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस था, इसी नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। भाई इस ग्लास वाले सरफेस पर और वाटर वाले इंटरफेस पर, ग्लास और वाटर के इंटरफेस पर मैंने दोबारा से एक नॉर्मल डाला। भाई ये सरफेसेस पैरेलल हैं, ये R1 है तो ये भी R1 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया ये इसके लिए, ये बात आपको क्लियर हो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। फिर जब वाटर से ग्लास में जा रही है तो ये R1 ही इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और भाई ये रेयरर से फिर डेंसर जा रही है और बेंड हो गई होगी, और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 हो गया होगा। फिर से एक नॉर्मल डालू इस वाले पर, तो यहाँ इसने R2 बनाया होगा। और अब लाइट ग्लास से एयर, डेंसर से रेयरर जा रही है भाई, नॉर्मल से अवे चली जाएगी, नॉर्मल से अवे चली जाएगी। और अभी थोड़ी देर पढ़ा है मैंने, अगर ये सारे सरफेसेस पैरेलल है तो यहाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, तो यहाँ पर ये इमरजेंस को भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा जा सकता है। तो एयर से लाइट वापस एयर में आ गई है ना, तो एयर से जब एंटर कर रही थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, तो जब ग्लास से वापस एयर में जाएगी दोबारा एंगल ऑफ इमरजेंस भी कितना होगा, आई।
ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे पैरेलल हो गई होगी भाई। तो लाइट आप ध्यान देंगे, एयर से लाइट आई थी, लाइट एयर से आई है, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया, एयर से वाटर में गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r1 रहा, ये r1 एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, r2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहा, ये r2 एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया और ये I एंगल ऑफ इमर्जेंस बन गया। फिर इस केस में अगर ऐसा था, अगर ऐसा है तो जब पहले मीडियम से दूसरे में गई है फॉर रे गोइंग, फॉर रे गोइंग एयर टू वाटर, तो एयर से वाटर में जब जा रही है तो साइन ऑफ आई और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जा सकता है वाटर का, सेकंड मीडियम का, विद रिस्पेक्ट टू किसके, फर्स्ट के, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके, एयर के, फर्स्ट इक्वेशन पे। ठीक इसी तरह से फॉर रे गोइंग वाटर से ग्लास में जा रही है, फॉर रे गोइंग वाटर टू ग्लास, अब लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, r1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, r2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, साइन r1 अपॉन में साइन r2 लगाइए जब वाटर से ग्लास में जा रही है, और इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का और विद रिस्पेक्ट टू किसके, वाटर के। इक्वेशन नंबर क्या बनेगी, सेकंड बनेगी। यहां पर तीसरे की बात करिए, तीसरी बार लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, फॉर रे गोइंग ग्लास टू एयर, ग्लास से दोबारा एयर में जा रही है, तो साइन ऑफ r2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है और अपॉन साइन ऑफ I एंगल ऑफ इमर्जेंस जो था वो रिफ्रैक्शन की तरह है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई एयर का, एयर में गई है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास के, ये इक्वेशन नंबर ऐड हो गई। तो तीन इक्वेशन अगर इस तरह से आपने बना ली है, तीनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करिए भाई, तीनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करिए। मैं एक और रिलेशन आपको बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एक और रिलेशन हमारे पास आने वाली है, तीनों को मल्टीप्लाई करिए। साइन I अपॉन में साइन r1 था पहले केस में, साइन I अपॉन में साइन r1, दूसरे में साइन r1 और अपॉन में था साइन r2 मल्टीप्लाई में, तीसरे को देखेगा, और सॉरी मैंने ज्यादा ऊपर लिख दिया इसको, दोबारा बात करते हैं इसकी। मैंने कहा पहले था आपके सामने साइन ऑफ I और अपॉन में साइन ऑफ r1, तो साइन ऑफ ये r1 था भी, यहाँ पर r1 नाम दिया गया था यहाँ पर, साइन ऑफ I अपॉन में साइन ऑफ r1, और फिर दूसरा है भाई साइन r1 अपॉन में साइन r2, और तीसरा है साइन r2 अपॉन में साइन ऑफ I। तो ये तीनों के LHS जो थे वो मल्टीप्लाई किए, और तीनों के RHS में यहाँ पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में। तीनों इस तरह से लिखे जाएं तो भाई यहाँ पर साइन I से I कैंसिल, r1 से r1, r2 से r2, 1 बचेगा भाई LHS में, सब कट गए भाई इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में सारे कैंसिल हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सारे कैंसिल होने पर 1 बचा, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू में ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर और इनटू में एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। भाई आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में गिवन होता है, और एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में भी आप जान सकते हैं। हमें चाहिए ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, भाई आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में पता चल जाएगा, एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में पता चल जाएगा। हमें चाहिए ग्लास का क्या होगा वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये इधर भेजिए भाई, 1 के डिवाइड में दोनों को, वाटर को एयर के रिस्पेक्ट में भेज दिया और ये एयर को ग्लास के रिस्पेक्ट में भेज दिया। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा,
एयर का नहीं चाहिए हमें, ग्लास का चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए भाई। एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में है, ये ऊपर ले जाऊं तो ग्लास का लिख सकते हैं एयर के रिस्पेक्ट में, और अपॉन में वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में। तो कभी अगर आपको ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा दे दिया जाए कि वाटर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वाटर के रिस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वाटर के रिस्पेक्ट में, तो भाई ग्लास का कितना है एयर के रिस्पेक्ट में और अपन में वाटर, यानी ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में चाहिए। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में चाहिए तो ग्लास का कितना है डिवाइडेड बाय वाटर का कितना है एयर के रिस्पेक्ट में, उससे आप फाइंड आउट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाए कि भाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है 4/3, आपको कहा जाए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है 3/2, और आपसे पूछा गया है ग्लास का बताइए क्या होगा वाटर के रिस्पेक्ट में। आपसे पूछा गया है भाई ये बात करी गई है जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है, ये जब एयर से ग्लास में जा रही है। अगर वाटर से ग्लास में जा रही होगी तो हमसे पूछा जाए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके वाटर के। ये फॉर्मूला जो आया ये कह रहा है ग्लास का कितना है एयर के रिस्पेक्ट में और अपॉन में वाटर का कितना है एयर के रिस्पेक्ट में। इन बातों को डिवाइड कर दीजिए भाई, और ये डिवाइड करके जब आप बताएंगे ग्लास का 3/2 है और वाटर का 4/3 है, तो 4/3 है, 3 ऊपर जाकर 9 बना देगा, 9/8 भाई। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 9/8। तो वाटर का क्या होगा भाई, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो भाई 8/9 होगा। तो भाई वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा 8/9 होगा। तो ये वो फॉर्मूले हैं जिसके साथ हम आगे बढ़ पाएंगे जब हमें रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन पता है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पता है। अगली बार मैं आपको एपरेंट डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का केस बताऊंगा। इस बार एपरेंट पोजीशन ऑफ सन या कलर ब्लूइश कलर ऑफ स्काई, एपरेंट पोजीशन ऑफ सन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये नहीं है। इस बार ये डिलीट किए गए हैं आपके टॉपिक से, तो इस बार इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। और मैं आपको एपरेंट डेप्थ का केस बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑन लेंसेज, देन रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस। थैंक्स गाइस।